Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the concept of a biorefinery. First of all, we define what is biorefinery. So, biorefinery is a integrated system that converts biomass, such as plants-based material, into a range of valuable product such as fuels, chemicals, materials, and energy. It is very similar to how a petroleum refinery processes crude oil into the multiple products. अच्छा, इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे ना, इसमें दो चीज़ें हैं, नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज बायो रिफाइनरी। Biorefinery is a combination of two words. One is a bio, second one is a refinery. Bio mean life. यहाँ पर इसका जो मतलब है कि वो मतलब यहाँ पर जो ऐसे मटेरियल्स जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं। कोई भी मटेरियल हमारे पास रॉ मटेरियल जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, हम इनको बायोमैस कहते हैं। ये आगे हम बायोमैस को एज अ रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को फीड स्टॉक कहते हैं। फीड स्टॉक यानी कि बायोमास को एज अ फीड स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल होते हैं। और इनके ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है? रिफाइनरी का प्रोसेस होता है। रिफाइनरी क्या है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, उनको एक रिफाइन यानी कि मेक प्योर एंड अदर फॉर्म, अदर यूजफुल फॉर्म्स, इसके अंदर हम इसको ना कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बायो रिफाइनरी। क्या है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बायोमैस को ओवरऑल हम इसके अंदर क्या करेंगे, बायोमैस जो है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और यूजफुल प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बायो एथेनॉल हो सकता है, बायो डीजल हो सकता है, ये इसके अंदर, या फिर हम यहाँ पर एनर्जी जो है एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जनरली बायो रिफाइनरी के हवाले से है। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो है ना सब सिस्टम या कंपोनेंट को आपस के अंदर कनेक्ट करके एक लार्ज सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर हर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि स्मॉल जो हमारे पास यूनिट ऑपरेशन है उनको कनेक्ट किया जाता है। स्मॉल यूनिट ऑपरेशंस आर कनेक्टेड। तो ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिंपली जो बायोमास है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, बायोमास को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? ये जो हमारे पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज फ्यूल्स, केमिकल्स और मटेरियल्स सच एज अ बायोप्लास्टिक एंड एनर्जी, यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास बायो रिफाइनरी है, इट इज़ अ फैक्ट्री दैट यूजेस प्लांट्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम्स। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक
ये अक्सर पढ़ा हुआ है हमने, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल और उसको डिफरेंट फॉर्म के अंदर रिफाइन करके ना, ये इसको इस प्रोसेस को रिफाइनरी प्रोसेस कहते हैं। तो रिफाइन करके हम डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी यही इस्तेमाल होगा कि हमारे पास ये जो बायो रिफाइनरी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमास, प्लांट बेस्ड मटेरियल, ये डिफरेंट मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, इसको एक इंडस्ट्री के अंदर जिसे बायो रिफाइनरी कहते हैं, इसके अंदर हम इसको एज अ इनपुट इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस का अमल होगा और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो एज अ प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एज अ फ्यूल, जैसे बायो एथेनॉल। बायो एथेनॉल को गाड़ी के जो जैसे मोटरसाइकिल है उसके इंजन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक अ गैसोलीन। जैसे पेट्रोल या गैसोलीन को हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंजन को इसी एथेनॉल के हवाले से उसके अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगी। और केमिकल्स हम डिफरेंट मटेरियल्स है यहाँ से कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एज अ बायो एनर्जी है। और यहाँ पर देखिएगा बायो रिफाइनरी की डेफिनेशन लिखी है कि अ बायो रिफाइनरी कन्वर्ट्स बायोमास सिमिलर टू हाउ अ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोसेस क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल के हवाले से देखिएगा, क्रूड ऑयल वो ऐसा ऑयल होता है कि जो अनरिफाइंड फॉर्म में होता है और उसको निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से यार। तो जैसे ही वो जो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ जो ऑयल होता है ना, ब्लैकिश कलर का, तो उसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर लाकर उसको ये फ्रैक्शनेटिंग टावर्स हैं, इनके अंदर यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस को कलेक्ट कर लेते हैं। ये गैसोलीन है, गैसोलीन ये हम इसको उर्फ़ आम में पेट्रोल कहते हैं, जो मोटरसाइकिल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये डीज़ल है और डीज़ल को हम जो का बसेज़ हैं या ट्रैक्टर वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बायो प्लास्टिक्स हैं, ये प्लास्टिक बैग की जगह के ऊपर ना ये बायो प्लास्टिक जो है मटेरियल आए हैं, जिसको हम एज अ प्लास्टिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के टाइप्स ऑफ हमारे पास टाइप्स ऑफ अ बायोमास यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूस, जैसे वीट स्ट्रॉ है, राइस हस्क है, यानी कि गंदम का जो भूसा होता है उसको, और राइस हस्क जो कि चावल के ऊपर से ब्राउन कलर का हमें जो उसके ऊपर खौल मिलता है, वो एज अ वेस्ट के तौर पे ही लोग फेंकते हैं उनको ना, एज उसका कोई यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो हम उसी को कलेक्ट करेंगे, जैसे हम तूड़ी वगैरह है जिसको हम व्हीट स्ट्रा कह रहे हैं, या जो हमारे पास चावल का जो उसको राइस हस्क है, उनको कलेक्ट करके एज आ बायोमास के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड एंड फॉरेस्ट्री वेस्ट और एनर्जी क्रॉप्स, जैसे कि ये स्विच ग्रास है, शुगर केन है। शुगर केन के अंदर हम एज आ, आपको पता ही है कि बगास के तौर पे हम इस बगास भी शुगर केन से हासिल होता है। और स्विच ग्रास जो है, ये हमारे पास ये देखिए स्विच ग्रास की ये शेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कलर का ये होता है, इस तरह का ना स्विच ग्रास, ये ग्रास की एक टाइप्स है। इसको एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे आगे। और उसके बाद एलजी है, एलजी भी हमारे पास क्या है, लाइक अ प्लांट्स, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसके अंदर बेसिकली ये जिस तरह रूट सिस्टम प्लांट्स के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो एलजी को भी एज अ बायोमास के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना हमारे पास फूड वेस्ट है, हम उसको एज अ बायोमास के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है, व्हीट स्ट्रॉ, राइस हस्क है, और उसके बाद हमारे पास ये वुडी और फॉरेस्ट्री वेस्ट जो है, और उसके बाद ये एनर्जी क्रॉप्स, ये ऐसी क्रॉप्स जिनसे हम ज़्यादातर एनर्जी को कलेक्ट करेंगे, उनको एनर्जी क्रॉप्स कह रहे हैं। और जो फूड वेस्ट है, तो ये सारी मटेरियल जो है इनको एज आ बायोमास के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बायोमास क्या है, ये हमारे पास होगा एज अ
फीड स्टॉक के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, और फीड स्टॉक जो है ये हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, इसके अंदर ये फ्लोर शीट डायग्राम है कि बायोमास कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ द बायोमास, प्लांट वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, और आगे फिर जो फर्स्ट प्रोसेस होता है कलेक्शन, जो हमारे पास बायोमास के बाद हमारे पास जो इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक को हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं, और एक को हम कहते हैं यूनिट प्रोसेस कहते हैं। यूनिट ऑपरेशन के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट ऑपरेशन के अंदर ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कि जो फिजिकल मेथड है, जैसे ग्राइंडिंग का मेथड है, तो या हीटिंग का प्रोसेस आ जाएगा जिसके अंदर कोई फिजिकल फिनोमेना आता है, उसे यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। और यूनिट प्रोसेस के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम वहाँ पर जो है कोई केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कंबस्टन वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमास, बायोमास के बाद यहाँ पे फ्रैक्शनेशन, यानी कि बायोमास के अंदर से जो उसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे सेलुलोज है और हेमी सेलुलोज है और लिग्नन जो है, इनको सेपरेट करते हैं। फिर जब उसके बाद ये प्री ट्रीटमेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमास की, और प्री ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास जो यहाँ पर मटेरियल बनेगा, जैसे प्री ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी, उसके ऊपर बायोकेमिकल प्रोसेस हो सकता है। ये एक हमारे पास यूनिट प्रोसेस है, इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, बायोफ्यूल्स, जैसे एथेनॉल आएगा, बायोगैस आएगी। और उसके बाद हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई यूनिट प्रोसेस के अंदर कोई थर्मोकेमिकल प्रोसेस करेंगे, जैसे पायरोलिसिस, पायरो मीन हीटिंग, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन ऑफ अ बायोमास थ्रू हीटिंग। तो और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होते हैं, तो उस बेस के ऊपर हम इसे पायरोलिसिस कहते हैं। और केमिकल प्रोसेसिंग में जैसे कैटालिसिस, कैटालिस्ट जो है हम यूज़ करके वो आगे डिफरेंट जो है ना उसको यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखिए, इससे केमिकल डिफरेंट मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेजन्स, फाइबर, सॉल्वेंट्स, और इनको एज अ हीट के तौर पे आगे हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। अच्छा, ये जर्नल डायग्राम है कि हमारे पास ये जो पीछे हमने बात की है, ये उसकी फ्लो शीट डायग्राम है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बायोमास है, ये हमारे पास यहाँ पर बायोमास, और इसको प्री ट्रीटमेंट के अंदर मैकेनिकल ग्राइंडिंग का प्रोसेस है, स्टीम ट्रीटमेंट हो सकता है, और केमिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको फ्रैक्शनेशन कहते हैं। फ्रैक्शनेशन यानी फ्रैक्शन, जो उसके सब कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर लेना। जैसे कि बायोमास के अंदर सेलुलोज, और ये सेल वाल जो है हमारे पास, उसके अंदर ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और लिग्निन जो है, इनको सेपरेट किया जाता है। और जहाँ पे सेपरेशन का प्रोसेस होता है उसको फ्रैक्शनेशन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ जब फ्रैक्शनेशन हो जाएगी, तो ये 3 स्टेप्स के अंदर आगे इस फर्दर प्रोसेस होंगे यहाँ। तो बायोकेमिकल प्रोसेस यूजेस एंजाइम, बैक्टीरिया फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इनसे जो प्रोडक्ट मिलेंगे, एथेनॉल मिलेगा और बायोगैस मिलेगी यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर जो थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस है, ये यहाँ पर यूजेज हीट फॉर द पायरोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। या फिर केमिकल प्रोसेस यहाँ पर होगा। केमिकल प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ये यूजेज कैटालिसिस, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्लास्टिक बनेगा, राइजन बनेंगे, फाइबर्स और सॉल्वेंट डिफरेंट जो है यहाँ से कलेक्ट होते हैं। इनको फिर आगे हम एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट इनकी फार्म है। तो सबसे पहले कि हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स ये हमारे पास पहला स्टेप जो है प्री ट्रीटमेंट का है। प्री ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन टफ प्लांट स्ट्रक्चर, जो बायोमास होता है उसका जो टफ यानी हार्ड फॉर्म होती है, उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे।
और कौन कौन सा स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल जैसे ग्राइंडिंग है, या कोई हम प्रेस करके ना प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, या केमिकल्स जैसे एसर्ड्स या अल्कलीज के अंदर हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं थर्मल स्टीम एक्सप्लोजन के ज़रिए से। और यहाँ पर क्या होगा कि इसका पर्पस क्या है, मेक बायोमास इजियर टू प्रोसेस। प्री ट्रीटमेंट के अंदर ये हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर ये बायोमास, और इसको हम ग्राइंडिंग वगैरह करेंगे तो इसको ये पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो हार्ड फॉर्म में मटेरियल है इसको आगे हम डिसॉल्व करेंगे एसिड या अल्कलीज के अंदर। जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिड्स होते हैं, जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी वो अल्कलीज होंगी। और यहाँ पर इनको एसिड के अंदर भी डिसॉल्व करेंगे, बेसिस के अंदर भी डिसॉल्व करेंगे। तो जो इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है, जैसे लिग्नन जो है ये हमारे पास फिनोलिक बेस्ड केमिकल है, और सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज बेस्ड केमिकल है। तो ये दोनों इनकी सेपरेशन हो जाएगी। आगे इनकी देखिएगा तो ये थर्मल स्टीम एक्सप्लोसिव प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर जो हमारे पास जितने कंपोनेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इनके अंदर रैपिड प्रेशर रिलीज ब्रेक्स बॉन्ड। तो इस तरह करके ये देखिए हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर आता है हमारे पास ये फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन के अंदर बायोमास मेनली कंटेन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्नन जो है। सेलुलोज क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, यानी कि बेसिकली जब ये बनता ग्लूकोज से ही है, और यहाँ पर इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो ब्रेक डाउन डेफिनेटली तो ये इसके जो यूनिट्स हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज से आगे हम एज फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हेमीसेलुलोज, इससे डिफरेंट केमिकल्स बनाए जाते हैं। लिग्नन यूज फॉर अ एनर्जी और अ मटेरियल सिंथेसिस। तो यहाँ पर बायोमास सोर्स इसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शनेशन यूनिट के अंदर। और इसी तरह करके ये हमारे पास सेलुलोजिक, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास हेमीसेलुलोज, और इसको आगे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, शुगर्स के अंदर और लिग्नन के अंदर। और ये लिग्नन से मटेरियल बने हैं एनर्जी, और यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स और फ्यूल्स जो है यहाँ पर हमें कलेक्ट हुए हैं। तो ये देखिएगा हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ लिग्नोसेलुलोज है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिएगा हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और लिग्नन जो है, ये प्लांट के अंदर जो बायोमास है उसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ। तो डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर जो कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि हमारे पास जो बायोमास है फ्रैक्शनेशन के बाद जो उससे हम जो प्रोडक्ट हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है वो किन वे से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो बायोमास के ऊपर जो होने वाले यूनिट प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनके अंदर सबसे पहला जो है वो बायोकेमिकल कन्वर्जन्स है। तो यूजेज इंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल ग्लूकोज जो है ये एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होगा वाया फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए से। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेंगे, बायो एथेनॉल। तो एथेनॉल जो है ये C2H5OH है। और बायोगैस, ये मेन इसका कंपोनेंट मीथेन गैस होती है। और जो ऑर्गेनिक एसर्स हैं, अब यहाँ पर इधर देख लें, यहाँ पर यूजेज इंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ग्लूकोज है, उसके अंदर हम इंजाइम सच एज यीस्ट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और वे ये कुछ अरसे के लिए यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता है, और ये फिर उसके बाद एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बायो एथेनॉल और बायोगैस और ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड जो प्रोसेस होता है उसको थर्मोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। यूजेज हीट एंड प्रेशर मेथड क्या है, पायरोलिसिस होती है, यहाँ पर केमिकल चेंज आती है। और गैसिफिकेशन, साइन गैस यहाँ से कलेक्ट होती है। प्रोडक्ट है यहाँ पे बायोफ्यूल और एनर्जी गैसेस जो है ना। तो ये मेथड्स है, पायरोलिसिस मेक बायो ऑयल्स, गैसिफिकेशन जो है ना मेक साइन गैस जो है। तो ये बायोफ्यूल्स, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कलेक्ट होती है।
उसके बाद हमारे पास क्या है कि थर्ड जो प्रोसेस है उसका नाम है केमिकल कन्वर्जन। ये या इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई कैटलिस्ट या केमिकल रिएक्शन यूज करके हम जो बायोडीजल की प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम द प्लांट ऑयल्स, तो पॉलीमर्स सॉल्वेंट्स एज अ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो सबसे पहले मेथड कौन सा यूज किया, इसके अंदर कैटलिस्ट और केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल इसके अंदर हम बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट्स ऑयल्स और पॉलीमर्स, एंड ये जैसे कि बायोप्लास्टिक्स हैं, सॉल्वेंट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल जो है ना डिफरेंट यहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो जैसे बायोफ्यूल्स है, बायो मीन ये बायोमास के रिलेटेड है और प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड है। फ्यूल्स ऐसी मटेरियल जिनसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एथेनॉल जो है, ये हम एज अ इसको यानी कि एज अ इंजन के तौर पे ना, एज अ फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडीजल ये ट्रैक्टर या बसेस के अंदर एज अ डीजल जो है ना इस्तेमाल होता है। वो हमारे पास कहाँ से कलेक्ट होता है, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से कलेक्ट होता है। और वो फॉसल फ्यूल्स हैं, ये बायोफ्यूल्स हैं, वो फॉसल फ्यूल्स हैं जैसे कि गैसोलीन और बायोडीजल। तो ये हमारे पास जो बायोडीजल हैं ये बायोफ्यूल्स हैं, और वैसे सिंपल जो डीजल होता है वो फॉसल फ्यूल्स होते हैं। और इसी तरह बायोगैसेस जो है। अच्छा, केमिकल लैक्टिक एसिड इस्तेमाल कलेक्ट हो सकता है, एसीटोन और ब्यूटानोल। और मटेरियल के अंदर बायोप्लास्टिक्स, फाइबर मटेरियल, राइजन्स इस्तेमाल होते हैं, कलेक्ट हो सकते हैं। और एनर्जी जो है एज अ हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इंडस्ट्री हम इस्तेमाल करते हैं, शुगर केन जैसे इसको हम गन्ने की फसल भी कहते हैं। तो इनपुट यहाँ पर शुगर केन क्या है कि हमारे पास शुगर केन जो गन्ना है, ये गन्ने की जो सर्दियों के अंदर काश्त होती है, इसको हम इंडस्ट्री के अंदर लेके जाएंगे। तो जो शुगर केन से शुगर का जैसे चीनी का बनाना, ये एक प्रोसेस है। लेकिन बाहर वाले जो डेवलप जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये चीनी यानी शुगर बनाने के अलावा और भी जैसे एथेनॉल वहाँ से बनाते हैं, बगास से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और मोलेसेस जो है ना केमिकल्स डिफरेंट बनाते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा हमारे पास ये जो शुगर केन बायो रिफाइनरीज है, इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट है वो शुगर केन की है। और शुगर केन जो है यहाँ पर आउटपुट में एथेनॉल मिलेगा। और बगास जो है ये रेजिड्यू है कि जब हम शुगर केन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो बगास बन जाता है, ये सॉलिड मटेरियल होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पर लिक्विड हासिल होता है, लिक्विड में से शुगर को अलग करने के बाद जो चीज़ हासिल होती है उसको हम मोलेसेस कहते हैं। वो डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कॉर्न बायो रिफाइनरीज है, इसमें एज जो फीड स्टॉक है वो कॉर्न इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास एक बायोमास है। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टार्च, वो एथेनॉल मिलेगा, बायोडीजल मिलेगा, एनिमल फीड मिलेंगी यहाँ। तो ये वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्टार्च प्रोसेसिंग में इंजाइम इस्तेमाल होता है। और इंजाइम जो यहाँ पर जो कॉर्न के अंदर स्टार्च है उसको कन्वर्ट करते हैं स्टार्च एथेनॉल के अंदर। और इसी तरह जो ऑयल है उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको हम जो है ना कॉर्न ऑयल बायोडीजल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन कन्वर्जन के लिए प्रोटीन, और ये एनिमल फीड के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे यार। अच्छा, वुडी बेस्ड बायो रिफाइनरीज जो हैं, ये जैसे हमने पहली जो टाइप्स पढ़ी है वो शुगर केन बायो रिफाइनरी है, सेकंड कॉर्न बेस्ड बायो रिफाइनरी है, अब ये वुड बेस्ड जो है बायो रिफाइनरीज है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वुड को चिप्स, जो वुड चिप्स है ना, उनको एज आ फीड स्टॉक या रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और उसको कन्वर्ट करते हैं सेलुलोज के अंदर और लिग्नन के अंदर। सेलुलोज जो है ना ये पेपर और टेक्सटाइल के अंदर इस्तेमाल होंगे, और लिग्नन जो है ये एडहेसिव या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इधर देख लीजिएगा, ये हमारे पास वुड है, इसको हमने डिफरेंट यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन, ये सारा मिलके बनता है बायो रिफाइनरीज।
और इसको कन्वर्ट होता है, आगे कन्वर्ट होकर ये आउटपुट जो हमारे पास मिलेगा जो एज अ प्रोडक्ट, वो सेलुलोज और लिग्नन, इनको आगे पेपर इंडस्ट्री के अंदर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये अडहेसिव मटेरियल जो लिग्नन इस्तेमाल होता है या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह करके जो फोर्थ टाइप की बायो रिफाइनरीज हैं वो हमारे पास है ये एलजी। एलजी जो है हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसको एज अ बायोमास के तौर पे इस्तेमाल करेंगे यहाँ। और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो बायोफ्यूल और नेट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स जो है ना, ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारे पास इनपुट है एज अ एलजी, और इससे जो आउटपुट मिलेगा हमारे पास वो हाई जो है ना ऑयल कंटेंट और नेट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक जो है ना, ये चीज़ें यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं। अच्छा, क्या इसके अंदर फीचर्स ऑफ द बायो रिफाइनरीज, मोस्ट जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, ये सस्टेनेबल है और रिन्यूएबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वन, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉसल फ्यूल्स। ये फॉसल फ्यूल का कम हो जाना इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रिस्क है, प्रॉब्लम है। तो जो फॉसल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करके हम क्या करेंगे कि हमारी जो टोटल फॉसल फ्यूल की जगह के ऊपर हम बायोमास के ऊपर आ जाएंगे यार। तो ये हमारे पास बायो रिफाइनरी इसके लिए सबसे यूज़फुल प्रोसेस है। अच्छा, प्रोड्यूसेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स नॉट जस्ट वन। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के हम मटेरियल हासिल कर सकते हैं, तो इसी तरह इसी के अंदर ना। और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, लो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर है, और इको फ्रेंडली भी हम कह सकते हैं। और कोई यानी कि ये हमारे पास ग्रीन सोर्स है। तो आगे देखिए कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, वेस्ट रिडक्शन है, लोअर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, और सपोर्ट्स सर्कुलर इकोनॉमी। और चैलेंज अभी जो इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो हाई इनिशियल कॉस्ट आ रही है, टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्सिटी है, बायोमास अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट, एंड प्रोसेस एफिशिएंसी स्टिल इम्प्रूविंग। तो इनके ऊपर अभी काम हो रहा है। तो ओवरऑल हम आज के लेक्चर को समराइज कर सकते हैं कि बायो रिफाइनरी इज एन एडवांस्ड सस्टेनेबल सिस्टम दैट यूजेस फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमास इंस्टेड ऑफ अ क्रूड ऑयल, एंड सेकंड वन इज इट इम्प्लाइज मल्टीपल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, एंड थर्ड वन जो है प्रोड्यूसेस फ्यूल्स केमिकल्स एंड मटेरियल साइमल्टेनियसली। चले, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।